काफी इनकाउंटर्स किए वहाँ पे, मैंने मिलिटेंट्स को भी पकड़ा था। तब 3.5 महीने के अंदर मैंने 7-8 मेजर वहाँ पे किलिंग करी थी और मिलिटेंट्स को मैंने पकड़ा था। एंड फाइनली यू गॉट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कीर्ति चक्र से आपको अवार्ड, यू आर अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट आल्सो। मेरी काफी याददाश्त भी चली गई थी उस टाइम पे, उस इंसिडेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शास्त्रार्थ के एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो बड़े स्पेशल जो हमारे गेस्ट हैं श्री चेतन चीता सर एंड उनके जो सिस्टर है अदिति चीता। रादर मैं अदिति जी को आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, जिन्होंने हमारे को काफी हेल्प भी किया सर को यहाँ पर उनकी बिजी शेड्यूल से लेके आने में। सो विद दिस नोट गाइज, मैं जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ इनसाइट्स पहले दे देता हूँ कि तुला लगन की सर की कोल्डली है बेसिकली। और सर के बारे में अगर आपने ज्यादा जानना है, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, बट आप अगर नेट पे सिर्फ लिखते हैं हु इज श्री चेतन चीता जी तो आपको सब कुछ पता लगेगा। और अगर इनकी कहानी अगर मैं शॉर्ट में अगर बोलता हूँ तो दैट इनिशिएटेड बेसिकली फ्रॉम अ इंसिडेंट, जहां पर एक इस तरह का क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ जहां पर 9 गोलियां, और उन्होंने उस तरह का पूरा संघर्ष जो है वो देखा है बहुत क्लोजली, और किस तरह से डेथ को टच करके ही केम अक्रॉस एंड ही केम बैक। एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड फॉर हिज आई वुड से कि जो इस तरह की जर्नी उन्होंने देखी और उसको पूरे अच्छे तरीके से सर्वाइव भी किया। सो सर, विद दिस नोट आई रियली वेलकम बोथ ऑफ यू टू दिस एपिसोड। नमस्कार। सो विद दिस नोट सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है फॉर एग्जांपल, तो क्या वो सिविल बैकग्राउंड था? और अगर सिविल बैकग्राउंड था तो उससे आपकी जर्नी जो है आर्म फोर्सेस की तरफ, ये क्या क्या फैक्टर थे? हालांकि हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को क्लियर करूंगा बाद में, बट आपसे पूछना चाहूंगा सर पहले। भाटिया जी, मेरे परिवार के अंदर मेरा परिवार पूरा सिविलियन है। मैं इकलौता पहला बंदा हूँ जो इस टाइप के जॉब के अंदर आया हूँ। एंड मेरे फादर राजस्थान के अंदर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर थे। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर ऑफिसर थे। और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, मेरे को फोर्सेस में ज्वाइन करने का बहुत ज्यादा मेरे अंदर एक जज्बा था। और उसके लिए मैं प्रिपरेशन भी करता था, और मेरे इसके साथ साथ मेरी सिविल सर्विसेज के अंदर भी मैं तैयारी कर रहा था जाने के लिए, मेरे जिस तरीके से मेरे फादर जॉब में थे। सो आप कौन से स्कूल से पास आउट है सर? मैं सेंट पॉल्स कोटा से पास आउट हूँ, राजस्थान के अंदर। ओके, वो एक मिशनरी स्कूल था। और ग्रेजुएशन मैंने कोटा के अंदर ही कंप्लीट करी। आई डिड बीएससी कंप्लीट करने के बाद में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ज्योग्राफी में करी। ज्योग्राफी करने के लिए मैं जयपुर चला गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसी दौरान में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चालू किया, और मैंने काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर भी करे। और जब मैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जब मैंने एग्जामिनेशन दिया इसके अंदर, तो आई क्लियर इट। उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू भी मैंने क्लियर कर लिया। जो एग्जामिनेशन होता है सेंट्रल, इसको सीपीओ एग्जामिनेशन बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। राइट। अंदर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन तीनों फोर्सेस का कंबाइन। तो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ दी थी, क्योंकि मैं सीआरपीएफ से ज्यादा एक्वेंटेड था, क्योंकि राजस्थान के अंदर सीआरपीएफ बीएसएफ दोनों है। तो मैं सीआरपीएफ की ज्यादा, मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा था, तो मैंने सीआरपीएफ को ऑप्ट किया। ऑप्ट करने के बाद में आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट। होने के बाद में 1st January 1998 I joined the organization and as my training was started. राइट। तो यहाँ पे मैं सर, आपने बहुत सरलता से सारा अपना करियर एकदम से बता दिया। दैट इज रियली गुड एंड दिस विल बी अ डीप इनसाइट फॉर आवर एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स आल्सो। सर मैं आपसे मतलब आपने इतना क्लोजली, जैसे कहते हैं ना, सब बोलते हैं जिस तरह का इंसिडेंस आपने फेस किया। अब मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा था कि आपकी लाइफ में उस इंसिडेंस के बाद डाउन द लाइन आज की डेट में, इट इज 6-7 years ऑलमोस्ट
सो आपको लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने आपको ड्राइव किया? उसके बाद आपका जो थॉट प्रोसेस इस इंसिडेंट से पहले था, जनरली एक सोल्जर का थॉट यस प्रोसेस, यस यस, और मैं मिस्टर फिर पाटिल बाद में ये कहना चाहता हूँ कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही मैं एक आउटडोर पर्सन था और मैं स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा शौक बहुत था। मैंने क्रिकेट भी खेलता था, उसके बाद में मैंने स्क्वॉश भी खेलता था। और जब मैं सीआरपीएफ को मैंने ज्वाइन किया, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग असम में थी एज असिस्टेंट कमांडेंट। वहां पे भी मैं बहुत एक्टिव था फील्ड के अंदर, मैंने काफी इनकाउंटर्स किए वहां पे, मैंने मिलिटेंट्स को भी पकड़ा था। उसके बाद में 2016 के अंदर आई वाज प्रमोटेड, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरे को बटालियन की कमांड दी गई और मेरी पोस्टिंग की गई कश्मीर के अंदर। एंड मैंने ये चार्ज लिया था, आई रिमेम्बर, आई थिंक इट, मेरे को लगा ये 6 नवंबर 2016 के अंदर मैंने कमांड लिया था उस बटालियन का था 45 बटालियन, बांदीपुरा कश्मीर में थी ये। जी 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 जी। तो जैसे मैं वहां पहुंचा तो वो एक तरह से लश्कर तौबा का इलाका था, वो वहां पे काफी मिलिटेंसी थी उस टाइम पे, और मैंने जाते ही अपने ऑपरेशन चालू कर दिए। और मैं ये बताऊं कि नवंबर में मैंने चार्ज लिया और फरवरी में मेरे साथ ये इनकाउंटर हुआ था, जिसमें मतलब मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 3.5 महीने के अंदर मैंने 7-8 मेजर वहां पे किलिंग करी थी और मिलिटेंट्स को मैंने पकड़ा था। राइट राइट राइट, दैट वाज माय एक्शन, बिकॉज ये मेरी फितरत थी, ये शुरू से मैं इस टाइप से था कि मेरे इलाके के अंदर यदि कोई मिलिटेंट है तो मैं एक तरह से फील्डलेस तरीके से काम किया करता था वहां पे। यदि, क्योंकि ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था, यदि हमारे देश के अंदर ये कैंसर है और देश ने हमारे को ये दायित्व दिया है इसको हटाने का, तो मैं पूरे जोर शोर से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करता था और इसमें मैंने काम किया। और आज भी उस इंसिडेंट के बाद में भी मेरे को जो नाम और शोहरत मिली है और जिस तरीके से लोगों ने मुझे अपनाया है, मैं तो ये लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा था जो देश ने मेरे को दी थी, और उसके अंदर ये भी काम मैंने किया है। एंड मेरे को लगता है मेरे जज्बे के अंदर कोई कमी नहीं है, और मैं ये भी बोलता हूँ यदि मेरे को आज भी दोबारा मौका दिया जाए फील्ड में जाके दोबारा लड़ने का उनके साथ में, तो मैं खुशी लेने को तैयार हूँ। राइट 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 राइट। तो सर इसमें मतलब कहीं ना कहीं आप पर्सनली कोई पूजा पाठ करते हैं सर? लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज आया उस चीज का, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को मैं अपने आप को मतलब ये नहीं थे कि मैं भक्ति भाव के अंदर था। मंदिर जाता था तो मंदिर के सामने हाथ जोड़ लेता था, और भगवान केवल मेरी आस्था ये थी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान एक है, ठीक है। और मैं, कोई मेरे को बोलता था वहां चलना है, मैंने कहा चलो, मैंने कभी मना भी नहीं किया उस चीज के लिए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ज्यादा कुछ किया भी नहीं। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद में ये मेरे पर्सनैलिटी के अंदर ये आया कि थोड़ा सा मेरा भगवान का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि मैं, आपको शायद मालूम नहीं है, मेरे को उस इंसिडेंट 2017 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ मैं ऊपर दरवाजा खटखटा के वापस नीचे आ गया था। और इसके बाद में एक और मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मेरे को कोविड हुआ था और 2 बार मैं वेंटिलेटर पे चला गया था। और तो उसमें भी मेरे साथ ये है कि मैं दोबारा वापस आया, शायद भगवान बोलता है कि बेटा अभी तुम्हारी जरूरत ज्यादा है, धरती पे अभी तुम वहीं रहो। तो मेरे कहने मतलब मेरी आस्था भगवान के ऊपर उसके बाद से थोड़ी बढ़ गई है, और डेफिनेटली, और मैं जब भी यहाँ अभी किसी अच्छे काम के लिए निकलता हूँ तो मैं भगवान के सामने दुआ मांगता हूँ और बोलता हूँ सबकी सलामती की मैं दुआ करता हूँ। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है आपके हॉरोस्कोप में, मैं इसी एपिसोड में क्लियर करने वाला हूँ। आपके हॉरोस्कोप तो खैर मेरे मेरे मतलब मुझे अच्छे से हमेशा याद रहती है अदिति में, और मैंने काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था एक बार। मैं आपको मतलब फॉर योर जस्ट योर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडियंस इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न जो है वो एक्चुअली 8th हाउस के अंदर पोजिटेड है। तो ड्यू टू दैट रीजन 8th हाउस के अंदर जब सैटर्न बैठा होता है तो शनि क्या है, उनका जैसे नाम है शनि शनि, इस तरह से चलते हैं। तो उनका काम ये है कि वो 8th हाउस के अंदर लॉन्जिविटी प्रोवाइड करते हैं, एज यानी कि देते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
तो ड्यू टू, मतलब ये आपके प्रश्न का, आपने जैसे कि आपने कहा कि आपको नहीं पता, बट ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं आज आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द रीजन कि यू आर अगेन नॉकिंग द डोर एंड यू आर कमिंग बैक। द रीजन इज सैटर्न। सैटर्न इज गिविंग यू, और आपकी कुंडली में सैटर्न इज अ कारक प्लेनेट। इट इज हेल्पिंग यू इन अ बिग वे, इन अ बिग वे। सो वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे ऑडियंस के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट परिप्रेक्ष्य क्लियर हो गया इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सर, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि आप जहाँ पे जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अब आप इस तरह के मतलब सीनियर पोजीशन पे अभी होल्ड करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि आपको रिपोर्ट भी करते हैं, आपकी बटालियन, आपका सारा मतलब जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आर्मी का। तो उसमें जो अभी नए सोल्जर्स आते हैं, या फिर जो सोल्जर्स हैं, मतलब आपने पूरा माहौल डीपली देखा है, क्या वो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं किसी तरह की, वहां पर इस तरह का रहता है आर्मी में अंदर जो का माहौल जो रहता है? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। राइट राइट। तो देश अलग अलग, इस देश के अंदर जैसे मैं सीआरपीएफ के अंदर काम करता हूँ, सीआरपीएफ के अंदर कोई रेजिमेंटेशन उस टाइप से नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक बटालियन के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ एक बटालियन के अंदर आपको हर स्टेट के हर तरीके से हर स्टेट का आपका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा उसके अंदर। राइट राइट। तो जिस तरीके से बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस प्रकार से अपनी स्पिरिचुअल वो जो अपनी जो भी आस्था होती है उनकी, उसको बहुत फॉलो करते हैं। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नहीं करते हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पे हर कंपनी का हर संडे को हमारा मंदिर परेड होती है, वहां पे कंपलसरी सभी जवानों को बैठ के पूजा करना जरूरी होता है। ओके। तो वो सब कुछ वहां होता है। जो करने वाले होते हैं वो करते हैं, और जो नहीं करने वाले होते हैं, जो कम करने वाले होते हैं, वो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, जैसे मैं पहले निकल जाया करता था। राइट 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 राइट। मैं पूछना चाहूंगा कि आपके जो इंटरनल माहौल में, जैसे आपने बताया कि सब एक कॉमन पूजा होती है एंड ऑल दैट, बट क्या ऐसा भी होता है कि वहां पर कभी इस तरह के आपने सुने हो कहीं कोई एस्ट्रोलॉजी की चर्चा कर रहा हो, कोई वास्तुशास्त्र की चर्चा कर रहा हो? इज दैट सो? चर्चा तो नॉर्मली देखो, एक जो बटालियन और एक कंपनी के अंदर जो सीआरपीएफ और आर्मी जिसमें भी है, में एक मिनी इंडिया होता है। ओके। सो उसके अंदर वहां पे चर्चा करना, सब कुछ करना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग और लोग करते हैं। ओके। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, उसमें एक फर्क होता है। एक तो होता है कट्टरवाद, फैनेटिज्म। ओके। राइट राइट। वो देखने को आपको नहीं मिलेगा वहां पे। मतलब ये है कि यदि सीआरपीएफ को कोई ऐसे दंगों के अंदर यदि आपने डिप्लॉयड कर दिया, वहां पे आपका हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, तो वहां पे लोग किसी की साइड नहीं लेते हैं। हम वहां पे न्यूट्रल तरीके से वहां पे जाके काम करते हैं। सीआरपीएफ पे इस प्रकार का लांछन कभी कोई नहीं लगा सकता है कि भाई ये कोई फैनेटिक है, भाई हिंदुओं का ज्यादा साथ दे रहे हैं या मुस्लिम का साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट राइट राइट। अब मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगा कि हाउ, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड अदिति? आपकी और अदिति जी की केमिस्ट्री कैसी है? 2017 came and like I was at down bottom. So मैं भगवान के सामने खड़े होकर बस यही पूजा करती थी कि वो बस यहाँ रहे, जिंदा रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। So finally, हाँ, मैं बस रोज दिन में 3, मेरे हर वक्त एक तो होता है भगवान के सामने खड़े होकर पूजा कर रहे हो, एक होता है आप हर वक्त यही बोल रहे हो दिमाग में, खाते में, सोते में, उठते में, बैठते में, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो जिंदा रहे। राइट 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 राइट, है ना? तो 2017 के बाद तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, बस वो जिंदा है, वो हमारे पास है, हमारे बीच है। तो नाउ दैट आई व्हेन इफ आई फाइट विद हिम, I tell it to myself that I say to myself like मैंने भगवान से यही तो मांगा था, वो बस जिंदा रहे, तो बस that's it. राइट 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 राइट। और सर अभी जैसे अब आपने लाइक ये सारी चीजें मतलब इन द सेंस के जो भी अभी तक की जर्नी रही, एंड फाइनली यू गॉट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कीर्ति चक्र से आपको अवार्ड, यू आर अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑल्सो। ठीक है सर, तो एट दैट पॉइंट मतलब आपके मन में क्या चल रहा था जब वो सारा मैंने आपका एक वीडियो, एक फुटेज देखा, मोदी जी एंड नरेंद्र मोदी जी और वगैरह सब पीछे बैठे हैं एंड यू आर गोइंग देयर, तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड ओनली, बट
कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि यस उसके पीछे मेरे को कॉस्ट चुकानी पड़ी, कि ऐसे ऐसी चीजें, मतलब ऐसा कभी रिग्रेट रहता है कि हाँ कॉस्ट चुकानी पड़ी या कुछ नहीं ऐसा? नहीं 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 सोल्जर के लिए ऐसा कभी नहीं होता ना, आई थिंक सो। नहीं, होता होगा लेकिन मेरे साथ तो मैंने कभी इस तरीके से महसूस नहीं किया। देखिए मिस्टर भाटिया, मेरे को इस इंसिडेंट के बाद में जी। आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को केवल जिंदगी में एक बार रिग्रेट हुआ था शुरू शुरू में, जब मेरे को 40 दिन के बाद में, जब मैं ऑलरेडी कोमा में था, ओके। और 40 डेज के बाद जब मेरे को होश आया था, और जब मैंने अपने आसपास, तो मेरे को मेरी काफी याददाश्त चली गई थी उस टाइम पे, उस इंसिडेंट। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मेरे को क्या हुआ है और ये सब क्यों हुआ है, तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे बताना चालू किया। मेरे को सबसे ज्यादा रिग्रेट जब हुआ था कि मेरे घर वालों ने मेरे को नहीं बताया। मैंने आपसे कहा था मेरी आंख में क्या हुआ है, मेरी आंख में पट्टी वट्टा बंधी हुई थी। राइट राइट राइट। उन्होंने बोला कि छोटी मोटी चोट लगी हुई है, ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज वहां पे डॉक्टर्स आते थे, मेरे को ये पट्टी बंधी रहती थी हमेशा। तो एक दिन डॉक्टर से मैंने पूछा कि मेरी आंख में कितनी चोट है, क्या है, मैंने कभी देखी नहीं थी। तो उन्होंने मतलब बोला कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो मेरे को जो उन्होंने करेक्ट, मैंने ओपनली कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला, तो मेरे को लगा देयर समथिंग ग्रेव इन द आई। ओके। ये जो सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। राइट राइट राइट। तो और मेरे को उस टाइम में मैं इतना फ्रेजाइल था, मैं बाथरूम में भी जाता था तो बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि मैं बाथरूम में जाके गिर जाऊंगा किसी कारण से। तो एक दिन मेरे आसपास कोई नहीं था, मैं चुपचाप उठा और मैं बाथरूम में गया, और मैंने यहाँ से पट्टी हटाई और मैं देखा अंदर कि मैंने मेरी आंख का अंदर मेरे को एक्चुअली में चोट कितनी है। जब मैं अंदर आके देखा तो मेरे को देखा तो मैं उसके अंदर आंख में मेरा कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑल हॉल, वो जो आपका ग्लोब होता है व्हाइट वाला, ये कुछ भी नहीं था, खाली था ये। राइट राइट राइट। I came back and I was very down and I asked my family and friends, मुझे सच सच बताओ कि मेरी आंख में हुआ क्या है। Then they told me कि चेतन you lost your eye and it will not be replaced, क्योंकि ऑप्टिकल नर्व वगैरह टूट गई है, सब कुछ है, और कंप्लीट आई रिप्लेसमेंट आज की डेट के अंदर वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं होता है। So that was the first time when I felt very regretted that I lost my eye in this incident. Otherwise, यदि आप उस इंसिडेंट के बाद की बात करें तो अभी मैं जैसे ये हाथ है, मैं हाथ के अंदर मुट्ठी नहीं बांध पाता हूँ, और ये हाथ में मेरे यहाँ गोली लगी तो हाथ मेरा मुंह तक नहीं आता है ये। लेकिन मेरे को जिंदगी में वो चीज रिग्रेट नहीं है कभी, क्योंकि मैंने लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर मैंने अपने आप को जो भी मैंने सेक्रीफाइस किया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। राइट राइट राइट। वेरी प्राउड ऑफ दैट। सर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि लाइक सीआरपीएफ या जो डिफेंस का जो करियर होता है, ठीक है, उस उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे ऑडियंसेस हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे क्वेश्चंस भी कमेंट वगैरह में पूछते रहते हैं। खासकर आपका जब हम लोग ये हॉरोस्कोप आज वो करेंगे विद योर काइंड परमिशन, तो डेफिनेटली लुकिंग एट ऑल कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए तो हम इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करेंगे, तो काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ कि व्हाट इज योर क्लियर कट मैसेज टू करंट यूथ, आज की यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है, ये मेरे से कई बार पूछा गया है आपके स्टाइल में, बिल्कुल आपके स्टाइल में, मेरे साथ पूछा गया है। यस सर। एंड मेरा सभी को एक ही वो है, ये पहली बात, फोर्सेस की जो जॉब है वो नौकरी नहीं है, वो एक जज्बा है। जब तक आप उस जज्बे के साथ वो काम करते हो, when the soldier is in you, then you will enjoy it, you will love this life. और दूसरी बात ये है कि आप मूवीज देख के और उनके हीरो, बॉलीवुड हीरो हो या हॉलीवुड हीरो को देख के आप इंस्पायर होते हो कि मैं फौज की लाइफ ऐसी होती है, मैं वहां जाऊंगा, तो एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। पहली बात, वो चीज बिल्कुल छोड़ दो। वो बॉलीवुड लाइफ दैट इज गुड, दैट इज हिलेरियस, और वो आपको एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल रियलिटी से बिल्कुल अलग होती है। सो कहने का मतलब है कि दिस इज अ वंडरफुल जॉब एंड देयर इज डेफिनेटली अ हार्डशिप इन दैट,
plus when there is a hardship, there is an adventure also in that. And if you have that thing in you, यदि आप लगते हो आप डेयर डेविल हो और आपके अंदर वो है, आपके अंदर शूरता है, वीरता है, आप उससे काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली नथिंग लाइक इट, इससे अच्छी जॉब नहीं होती। और यदि आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए तो आपको दुनिया में बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे। ये पैसा नहीं है, ये आपका कैरेक्टर बिल्डअप करती है, आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप करती है, और साथ ही साथ में आपको एक जॉब भी मिलता है उसके साथ में। राइट 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 राइट। मैं आपको एक इंसिडेंट सुना रहा था। यस यस प्लीज प्लीज। यस 2004 की बात है जी। मैं डिप्टी कमांडेंट था और मैं सोनमर्ग में के पास में एक लोकेशन है गुंड करके, वहां पे मैं पोस्टेड था। और उस टाइम 2004 के अंदर कश्मीर के अंदर फिदायन अटैक्स बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो मैं वहां था और मेरी वाइफ थी। मेरी वाइफ का जो बैकग्राउंड है वो एक आर्मी कर्नल की डॉटर है। तो उन्होंने फौजी लाइफ देखी है और उसके बाद में उन्होंने मेरे से शादी करी है। मेरा एक छोटा सा बेटा था एंड यू कैन से 4 मंथ्स का था वो उस टाइम पे। और हमारा एक कमरा था, एक सिंगल कमरा था वहां पर, एक बाथरूम था, उसके अंदर हम रहते थे। तो आई वॉज स्लीपिंग लेट इन द नाइट। तो करीब रात को 2 बजे के आसपास मेरा फोन जो था, वो जो फौज के अलग से फोन आते हैं, वो फोन मेरी वाइफ साइड में रखा हुआ था। तो रात को बजा 2 बजे। राइट। तो मेरी वाइफ ने उठाया उठ के, तो उन्होंने बोला कि साहब से बात करनी है। तो बोला कि साहब तो सो रहे हैं, कोई जरूरी काम है क्या? कि जरूरी तो अभी तो नहीं है, यदि मैम जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा फोन करूंगा, अभी सोने दीजिए उनको। तो उसने फोन रख दिया। राइट। तो लेकिन आधे घंटे के बाद में जी फोन नहीं आया, पहले बाहर फायरिंग चालू हो गई और फायरिंग बहुत भयानक फायर। रात को आपको पहाड़ों के बीच में पीछे सिंध नदी फैली है, इधर मेरा कैंप है और फायरिंग चालू हो गई। और रात को जब वैली के अंदर फायर होता है तो वो बहुत बहुत खौफनाक मंजर लगता है आपको। तो उसके बाद फोन आया मेरे पास, मैंने फोन उठाया, मैंने बोला क्या हुआ? कि सर जो सिंध नदी के जो पीछे वाली जो पहाड़ी है वहां पर रात को मूवमेंट देखा गया है, हो सकता है फिदायन अटैक होगा। कल फिदायन होंगे सर, अटैक करने के लिए कैंप में आए थे, लेकिन सर वो पहले संतरी ने देख लिया तो फायर खोल दिया। तो सर हमने सीओ साहब को बता दिया और आपको भी बता रहे हैं, सीओ साहब पहुंच रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो उस टाइम पे जो हिसाब किताब था, हम हथियार को रात साथ में लेके सोते थे कि कब जरूरत पड़ जाए, कब उठ के जाना पड़ जाए। तो तुरंत अपनी AK-47 उठाई और अपनी बुलेट प्रूफ पहनी और मैंने वाइफ को बोला कि मैंने कहा कुछ भी हो जाए गलती से भी, लेकिन इस कमरे के बाहर तुम नहीं निकलोगी। बाथरूम में घुस जाना, बिस्तर के नीचे घुस जाना, बच्चे को लेकर कुछ भी हो जाना, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकलना। तो मैं बाहर निकल गया। तो जहाँ फायर वायर चला गया, देखा वहां पे 1 घंटे भर तक बाहर सर्च मारा, पार्टी भी भेजी वहां पे, लेकिन वो जो थे यदि थे तो वो भाग गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आई केम बैक। तो मैं कमरे में जब पहुंचा तो मेरी वाइफ पूरा पसीने पसीने हो रखी थी। शी हैज सीन दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। तो वो बहुत डर गई थी। तो मेरे से बोला कि चेतन क्या था? मैंने कहा कुछ मूवमेंट वगैरह था, भाग गए, तुम सो जाओ। उसको कहा नींद आनी, तो डरी हुई थी मुझे। मैं सो गया। रात को इतना था कि रात को मैं सुबह लेट उठा, करीब 8 बजे के आसपास सुबह। जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि बगल में, मेरे बगल में वो बैठी हुई है और गोद में उसने बच्चा ले रखा और वो मेरे को घूरे जा रही है। तो मैंने आंख खोली तो मैंने बोला क्या हुआ यार, ठीक है? बोले चेतन एक बात है, चेतन ये नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा क्यों? चेतन ये बहुत खराब नौकरी है, बहुत डेंजरस नौकरी है, इसमें जान जाने का कभी खतरा होता है। मैंने कहा यार एक ये बात तुम बोल रही हो मेरे को? मैंने कहा जो एक आर्मी अफसर की लड़की एक जाट है इस तरीके से बात करते हो, तुम्हारे को शर्म नहीं आती? मैंने कहा तुमको लगता है ये तो डरपोक वाली बात है? बोलते मैंने कहा तुम एक बार बताओ, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा, मेरे को क्या जॉब मिलेगी अभी?
बोला कि चेतन हम भले भीख मांग लेंगे कहीं भी, लेकिन तुम ये जॉब छोड़ दो। तो मैंने उसको 15-20 मिनट तक समझाने की कोशिश करी। जब मुझे लगा कि ये अभी नहीं समझेगी, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा जॉब। मैंने कहा इस मुद्दे पे हम शाम को बात करेंगे, मेरे को अभी ऑफिस जाना है। मैंने बात को टाल के मैं ऑफिस चला गया। और मैं ऑफिस में जब मैं दिन में सीओ साहब से सीओ के साथ में बैठा हुआ था, तो मैंने उनको बताया जिक्र किया। मैंने कहा माय वाइफ इज वेरी अफ्रेड अबाउट द रात के इंसिडेंट के बारे में। तो मैं सीओ वाज वेरी गुड। सो ये बोले कि कैन आई टॉक टू योर वाइफ। मैंने कहा सर बिल्कुल। बोलते कि शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद में वी विल हैव अ कप ऑफ टी एट योर प्लेस। तो मेरा सीओ, मेरा टूआईसी, माई सेल्फ एंड माई वाइफ, वी हैड अ कप ऑफ टी। देन माई सीओ हैज ब्रीफ माई वाइफ कि मैडम ये इस सर्विस के अंदर होता रहता है, इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात है। आफ्टर दैट शी उसको थोड़ी तसल्ली मिली, खत्म हुआ। राइट 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 मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ के अंदर जी हम तो जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं, जी लेकिन हमारे परिवार को जिस दौर से गुजरना पड़ता है इस सब चीजों के अंदर, जी वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए। आप सोचिए कि जो मैं साथ मेरे जो मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ था और मैं 40 डेज तक वहां था, आईसीयू के अंदर था, और वो डॉक्टर बोलते थे कि 6 घंटे वेट करो, 10 घंटे वेट करो, हम कुछ कह नहीं सकते। एक बार ऑर्गन के कोलैप्स होने चालू हो गए तो हम उसको इनको बचा नहीं पाएंगे। सो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था उन लोगों के लिए। राइट 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 डेफिनेटली यदि इफ आई से माय फैमिली साइड, शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। राइट 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 राइट। और सर जैसे कि आपने बताया कि ये एक फैमिली वाला एस्पेक्ट था, तो आपके बटालियन में, आपकी फोर्सेस में और भी सोल्जर्स ऐसा होता होगा, दे टेंड टू गो इनटू डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग, ऐसा समथिंग? होता है। ओके ओके। डिप्रेशन डिप्रेशन भी कह सकते हो, उसके अंदर वो एक सिंड्रोम भी होता है, वो पीटीएसडी ऐसे बोलते हैं उसको। लेकिन फैक्ट इज दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, और मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं, ये मेरे साथ में एक कंपनी के अंदर हमारे 135 आदमी होते हैं। तो 135 आदमी एक ही लेवल पे आके काम करते हैं। तो जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे बगल वाला भी कर रहा है, मेरा बड़ी भी कर रहा है, दूसरे भी कर रहे हैं, सब है। तो एक दूसरे को देख देख के एक हौसला अफजाई भी होती है सबकी, एक काम करने की इच्छा भी जागृत होती है। राइट राइट राइट। तो आप सर, दिस इज ऑलवेज अ टीम वर्क। राइट 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 राइट। सर आपका पर्सनली क्या मानना है, स्पिरिचुअलिटी एक सोल्जर को स्ट्रेंथ देती है? यदि आपको मेंटली आप स्ट्रांग हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग ख्याल, आपको ऑपरेशन जब जाते हो तो वो एक वो ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है। जी 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 जी। तो वो बहुत हमारे जॉब के अंदर बहुत है कि उस टाइम में कहीं ना कहीं लेवल पे आपको डर लगता है कि मैं किस माहौल के अंदर, आप जहां जा रहे हो आपको नहीं मालूम वहां का टेरेन क्या है, वहां पे सामने वाला किस तादाद के अंदर आपके साथ बैठा हुआ है, आपको किस सिचुएशन के साथ में जूझना पड़ेगा। तो आपको ये सब मालूम नहीं आता जब आप अननोन एरिया के अंदर जाते हो, अननोन सिचुएशन को डील करने के लिए। तो डेफिनेटली शुरू में आपका डर रहता है। लेकिन एक चीज आपको और बताऊं मैं, जी, जब आप हीट ऑफ द मोमेंट में होते हो, जब गाय में फायरिंग चल रही होती है, गोलियां चल रही होती है, जब उसके अंदर आप बैठे होते हो, जब आप वहां सिचुएशन को डील कर रहे होते हो, तो डर नहीं होता उस टाइम। जी जी जी, समझ रहा हूँ। डर नहीं होता। मैं आपको एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ कि जब ये मेरा इंसिडेंट हुआ, जी, इंसिडेंट होके जब मैं वहां से हॉस्पिटल डिस्चार्ज होकर घर पे आया, तो मेरे घर के अंदर न्यूज चैनल वालों का मतलब एक तरह से क्या मेला लगा हुआ था। हाँ, कि इंटरव्यू देना, आज तक वाले, जी वाले, ये सारे के सारे। यस यस। तो मैं एक दिन में 2 से 3 इंटरव्यू देता था डेली। तो एक दिन एक न्यूज चैनल था बड़ा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ये रिपोर्टर्स होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द सोल्जर।
यस, उनको तो चटपटी खबरें मालूम करने की आदत होती है, कहानी सुनने की आदत होती है। राइट तो राइट। ये लड़की थी उसके अंदर एंकर, शी वॉज अराउंड 25-26 साल की होगी। एंड उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि सर आपको 9 गोलियां लगी, आप मरे क्यों नहीं? अब बताओ मैं इस क्वेश्चन का क्या जवाब दूंगा? रिकॉर्डिंग चल रही है तो मेरे को हंसी आई। मैंने उसका निशाना ठीक नहीं था। यदि वो तबीयत से एक सही जगह गोली लगा होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। राइट राइट। ने मेरे को 9 गोलियां लगी थी। 9 गोलियां लगने के अलावा मेरे को 15 गोलियां मेरे ब्लड प्रूफ और मेरे बीपी एलिवेट हुई थी। जी 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 जी, समझ रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरा बचने आज मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, रीजन ये है कि एक तो यही है कि मैंने पूरे प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए थे। यदि मैं छाती चौड़ी करके वहां चला जाता तो शायद मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। जी जी। सोल्जर प्रोटेक्टिव गियर पहना था, उन्होंने मेरी जान बचाई एक तरह से। और जगह गोलियां लगी तो वो लगी तो है ही सही, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द बैटल रीजन एज अ सोल्जर की आई सर्वाइव्ड। बढ़िया, इसके अंदर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, अगर वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज apart from my friends and family members, the people of this country has a wonderful support, had a wonderful support. And जब मैं हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुआ ना, मैं उसी दिन की बात करता हूँ जिस दिन मेरा इंसिडेंट हुआ था। मेरा प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन मेरा अक्टूबर के अंदर हुआ था। एंड उस टाइम मेरे बच्चों का सेशन चला था, उस टाइम मैं दिल्ली में पोस्टेड था। तो मिड सेशन के अंदर बच्चों को लेके जाना कश्मीर था, तो मैंने फैमिली को यहीं दिल्ली में ही छोड़ दिया था। मैं वहां पे बांदीपुरा कश्मीर के अंदर अकेला ही गया था। तो मेरा ये ऑपरेशन था वैलेंटाइंस डे 2017 को, 14 फरवरी को। राइट राइट राइट। और 13 तारीख को हमारे को रात को इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ इस गांव के अंदर, इस कस्बे के अंदर यहाँ पे मिलिटेंट आएंगे, रात को रुकेंगे। तो हमने, आर्मी ने और पुलिस ने, सिविल पुलिस ने, तीनों ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। राइट राइट। तो नॉर्मली जब ऑपरेशन करते हैं तो मैं अपने घर में बताता नहीं था कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। तो उस दिन ऐसा जाने क्या हुआ, मैंने अपनी वाइफ को बोला रात को 10 बजे आसपास मैंने फोन किया। मैंने उसको बोला कि उमा, मैं एक सुबह बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, विश में गुड लक। उधर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो थी गुस्सा। तो उसने मेरे को बोला कि चेतन, अब तो तुम कमांडेंट बन गए हो और तुम अभी भी मतलब यंग ऑफिसर्स की तरह, बंदरों की तरह जम मार के ऑपरेशंस करने जाते हो। मैंने कहा यार, कमांडेंट ऑपरेशन में जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि राजाओं की तरह मैं तलवार लेके सबसे आगे दौड़ूंगा। मैं वहां जाता हूँ, देखता हूँ, मैनेज करता हूँ, चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। नाउ देयर वाज नथिंग एज सच। उसने फोन डाल रख दिया, उसने मेरे से बात नहीं करी। माय ऑपरेशन वाज 5 o'clock in the morning. So I proceeded with the operation. 5:30 बजे मुझे गोली लग गई। और 5:30 बजे मुझे गोली लग गई। मेरे को वहां से ही एयरलिफ्ट करके चॉपर में मेरे को ले गए थे आर्मी बेस हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए। राइट राइट राइट। सुबह 8 बजे तक मेरे घर में मालूम नहीं था मुझे गोली लग गई है। ओके ओके। तो 8 बजे मेरी वाइफ को बताया कि चेतन को इंजरी हो चुकी है एंड ही इज सीरियस और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। नाउ द फैक्ट इज दैट कि मुझे ऑपरेशन साइट से ही चॉपर में लेके चले गए थे। किसी को ये नहीं मालूम था कितनी गोली लगी है, कहाँ का लगी है और क्या है। बस ये मालूम था कंडीशन इज सीरियस। जी 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 जी। उमर, मेरी वाइफ ने, एज यूजुअल होता है, मेरे वहां कहीं मेरे बैचमेट्स वगैरह को फोन किया कि चेतन की कंडीशन, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसको ये लगने लग गया था कि आई एम नो मोर, चेतन की डेथ हो गई है और ये लोग मुझे पूरी बात बता नहीं रहे। ओके। तो 11 बजे उसने बोला कि मुझे कश्मीर जाना है, श्रीनगर जाना है, तुरंत मेरा एयर रिजर्वेशन कराओ। तो चेक कराया तो मालूम पड़ा कि 1:30 बजे की एक फ्लाइट है गो एयर की और उसके अंदर सीट्स अवेलेबल नहीं है, फुल हो चुकी है वो। इंसिस्टेड कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तुरंत मुझे लेके जाओ। ओनली
एयरपोर्ट में कि रास्ते में उसने अपने 2-3 फ्रेंड्स को फोन किया जो एयरलाइंस बिजनेस में से कोई पायलट था कोई था कि चेतन के साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है और उसका मेरे को सीट्स नहीं मिल रही, यदि तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस हो तो मुझे सीट्स अवेलेबल करवा दो. When she went to the airport, she got one phone call from someone on her mobile number. उसका नंबर वो बहुत वीआईपी नंबर था और वो नंबर मोबाइल के ऊपर सेव ही नहीं हुआ. ओके. और उस बंदे ने मेरी वाइफ से ये पूछा कि मैडम आप उमा सिंह बोल रही हैं, आप कश्मीर में क्यों जाना चाहती है? तो उसने बताया मेरा हस्बैंड सीआरपीएफ में कमांडेंट है, उनका इनकाउंटर हुआ है, मैं इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं मिलने जाना चाहता हूँ. तो बोले मैडम, तो बोले कि दिक्कत क्या आ रही है? तो बोले कि ये फ्लाइट है 1:30 की, ये फुल हो गई, मेरे को सीट नहीं मिल रही है इसके अंदर. तो उसने बोला कि मैम चिंता मत कीजिए, आप उस फ्लाइट के अंदर आप बैठ के जाएंगे. तो फिर मेरी वाइफ ने दोबारा उसको बोला कि ये फ्लाइट सील हो गई है और ये टैक्सी होके एयर स्ट्रिप पे जा रही है और कैसे होगा? तो उसने बंदे ने बोला कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपके हस्बैंड सोल्जर हैं, यदि फ्लाइट उड़ भी जाते हैं ना मैं वापस उतार के आपको बिठा के भेजूंगा उसके अंदर. और उस बंदे ने फ्लाइट रुकवा दी और वो अंदर गई. एक बंदा आया दौड़ के, उसको बॉडी कार्ड दिया, एक इनोवा बिठा के उसको इमरजेंसी अलार्ट लगा के प्लेन में बिठाया. राइट राइट राइट. वो टिकट आज तक हमें नहीं मालूम उसका पेमेंट किसने किया है. और फिर वो वहां पे गई कश्मीर के अंदर और एयरपोर्ट पे ही थी क्योंकि लोगों ने बोला कि उसका ऑपरेशन चल रहा है और शाम को उसको एयरपोर्ट से बाय बाय एयर एम्बुलेंस से वापस दिल्ली लेके आएंगे एम्स के अंदर. और वो चौपर में आके मेरे से मिली. So that was another story. People helped a lot in that. राइट राइट राइट. नहीं एक्चुअली मैं इसमें यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा. मेरा थोड़ा सा माइंड सेट बार बार बिकॉज आप जो ये बातें बोल रहे हैं ना, मैं कहीं ना कहीं उनको प्लैनेट्स के साथ अलाइन करके देख पा रहा हूँ सारी चीजों को. और बिकॉज लिबरल्स जो होते हैं बेसिकली वो दे आर यू नो आई वुड से यूनिवर्सल फ्रेंडली साइन उनके लिए बोला जाता है. यू नो दे आर चार्मर्स. वो जैसे अभी अदिति जी ने बताया हमारे को कि आपके खूब सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मतलब बियॉन्ड लिमिट आपको सपोर्ट हेल्प उस सिचुएशन में किया था. तो ये लिबरल्स का खास बात है. और इसका एक लाइव प्रूफ ये है कि देखो अदिति जी मेरी रिक्वेस्ट कितनी जल्दी मान गई आपसे मिलवाने के लिए और आपने भी एकदम से हाँ बोल दिया. तो आई वुड से कि ये लिबरल्स को सपोर्ट यूनिवर्स से मिल जाता है कहीं ना कहीं. तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. मिस्टर भाटिया, मैं अपनी सिस्टर को डिनाई नहीं कर सकता बहुत सारी चीजों में. No, like so as I say, we should have a gratitude. Yes, We should have a important. gratitude, and we should, with all humility, we should always be have lot of gratitude for the universe which is working for us. Right, right, right. And universe includes everything, means everything. कितने तो मतलब जैसे बोले ना लोग, कंट्री के लोग हमारे शहर के अंदर, शहर मतलब जहाँ पे भी ये न्यूज गई पूरे कंट्री में हवन हुए हैं इनके लिए. How can you say only one thing worked for you? And lot of things work. Yeah. So Lot of it things is are like when we say only one thing worked for me, we are not thankful then. Right. नहीं सर ने तो सारी काफी सारी चीजें मेंशन हाँ. करनी है. लॉट ऑफ थिंग्स वर्क फॉर द सर. Everything worked for him. सर अभी आपने कोई इस तरह का अभी लाइफ में अभी आगे प्लान बनाया है कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और इस तरह के डोमेन्स में, जहाँ पे अभी मैं देख रहा था एक कर्नल राजीव भारवान है जो कि एनडीए वगैरह इन चीजों के लिए डिफेंस के लिए कमांडेंट है, वो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं. नहीं ऐसा थॉट प्रोसेस कुछ चल रहा है? मेरा सेशंस वगैरह होते रहते हैं. जैसे हमारे दिल्ली में एकेडमी है जी, वहाँ पे हमारे जो यंग ऑफिसर्स होते हैं जो नए इंडक्ट होते हैं सीआरपीएफ में, उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे. ओके. वहां जाके मैं लेक्चर्स लेता हूँ. राइट. तो आए जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड के अंदर सिचुएशंस है, एक तो होती है किताबी नॉलेज देना उनको, एक तो है ग्राउंड के एक्सपीरियंसेस उनको बताना कि यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सब चीजें हम बताते हैं. समझ रहा हूँ. खैर एनीवेज सर, थैंक यू वेरी मच. सेशन लंबा होता जा रहा है. एंड विद दिस नोट आई एम रियली थैंकफुल
to Shri Chetan sir, Aditi ma'am for being there at Shastra at our show. And Aditi मैम, मैं जो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना उसको बहुत डीपली कनेक्ट कर पाया हूँ। तो आपने जो एक बात बोली है ग्रेटिट्यूड वाली, वो मैं रादर अपने ऑडियंस के लिए भी बोलना चाहूंगा कि एवरीथिंग वर्क एट द कोलैबोरेटिव वे, और एक कहते हैं ना सब मिलके सारी फोर्सेस काम कर रही होती है जब इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चेतन सर का हॉरोस्कोप भी मैंने इसमें पंच इन किया है, उसके बारे में सारा डिटेल्स मैंने बिल्कुल डिस्क्राइब करके दिया, और मैं एक क्विज भी इसमें डालने वाला हूँ जिसमें आप लोग हमारे क्वेश्चंस का आंसर अगर देते हैं तो आपको आरबीजे गुरुकुल की तरफ से फ्री कोर्स एंड सर्टिफिकेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र, यू कैन चूज एनीथिंग एंड यू कैन टेक अप विद। So with this note, thank you very much, sir. Thank you, Aditi ji. Thanks a lot. थैंक यू। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हॉरोस्कोप के एनालिसिस की तरफ। चेतन सर के हॉरोस्कोप को हम डीपली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और हमें ये भी समझ आएगा कि जो भी इवेंट्स फॉर एग्जांपल होते हैं तो वो क्या कारण है, और लेट अस अंडरस्टैंड डीपली नाउ। तो चलते पढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने अभी खुल गया है हॉरोस्कोप। आई होप आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा। तो इसी के साथ अब हम ध्यान से समझते हैं सारी चीजों। देखिए, बेसिकली ये तुला लगन की कुंडली है, ठीक है। अब इस तुला लगन की कुंडली के अंदर हमारे को एक समझने वाली बातें हैं। मतलब देखिए क्या होता है ना, कि जैसे आपको बेसिक्स के अंदर समझाया जाता है कि प्लैनेट्स जो है बेसिकली दो ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं। और वो क्यों है ऐसा, कि जो उनका जो आइडियोलॉजी या फिर उनका जो पूरा का पूरा वर्किंग पैटर्न और उनकी जो शैली है काम करने की, वो बिल्कुल अलग है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शुक्र एक जो टीम है उनको लीड करते हैं, और एक टीम को गुरु लीड करते हैं। अब यहाँ पर तुला लगन की कुंडली होने के कारण व्हाट हैपन, आप ये समझिए कि एक तो मंगल का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें चार्ट के अंदर, लगन चार्ट के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। नवमांशा की पॉइंट ऑफ व्यू से, या अभी मतलब अगर देखें तो और भी कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिनकी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। मगर अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं लगन के थ्रू कर रहे हैं, और नक्षत्रास को भी अभी अपना बेस हम नहीं बना रहे हैं। बट हम आपको लगन के थ्रू ही ये समझाना चाह रहे हैं कि हाउ एट द वेरी सरफेस लेवल किस तरह से हमें चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से कि मंगल जो है लगन के अंदर पड़े, और मंगल आप जानते हैं कि जैसे कि मंगल जो है बेसिकली एक तरह से इस हॉरोस्कोप के अंदर इस पूरे हॉरोस्कोप को चार्ट को सपोर्ट नहीं करता। एज वेल एज मंगल की आप पोजीशन देखिए। मंगल जो है कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखेंगे तो लगन के अंदर बैठे हैं, ठीक है। और सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस की जब मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं सेकंड हाउस इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स, ठीक है ना। जिसको हम ये बोलते हैं कि सोर्स ऑफ डेथ क्या होगा, वो सेकंड हाउस बोला जाता है। और अगर हम और गहरे में जाएंगे तो आप ये देखिए कि सेवंथ हाउस का भी वो लॉर्ड है। अब सेवंथ हाउस क्या यहाँ पर दिखाता है कि जब हम एक्चुअली देखिए क्या, जब हम कॉम्बैट करते हैं, जब हम आमने सामने होते हैं या 180 डिग्री पे होते हैं, वो सेवंथ हाउस माना गया है। तो जब इस तरह का कोई इंसिडेंस, जैसे कि वैसे तो नॉर्मल काफी सारे एनकाउंटर चेतन सर ने किए हैं, बट अब इस तरह का इंसिडेंस हुआ कि जहां पर जो आमना सामना हुआ वो काफी ये समझ लीजिए कि परिस्थिति ऐसी बनी थी। इसमें मैं आपको सारा एनालिसिस दूंगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी थी कि ये हुआ था कि यहाँ पे उस दिन इनके पास जो सोर्स था वो ये कह रहा था कि उधर जो लोग हैं वो 2 या 3 लोग हैं, मगर वहां पर ज्यादा लोग थे। बट दे आर नॉट हैविंग द राइट आइडिया ऑफ नंबर्स। तो अभी सारे कंफ्यूजन मैं आपको लेयर ऑन लेयर ओपन करूंगा, ए टू जेड। अभी ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हुआ क्या कि 180 डिग्री पे कॉम्बैट हुआ, ठीक है। और 180 डिग्री पे आप देखेंगे मंगल की दृष्टि भी है, ठीक है ना। ऑन द टॉप ऑफ दैट थोड़ा सा और गहरे में चीजों को समझते हैं। जैसे कि चेतन सर ने हमारे को एक बात और बोली थी कि विद आफ्टर दैट 14 फेब इंसिडेंट्स जो जो 2017 में हुआ था, उसके बाद 2 बार वो, और कोरोना के टाइम पे भी ही फेस्ड आईसीयू एंड वेंटिलेटर ड्यू टू यू नो क्रिटिकल कंडीशंस। और वहां से भी वो कह रहे थे कि मैं लौट के आया, ठीक है ना। बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि बार बार यदि देखिए अक्सर हम बोलते हैं कि सैटर्न अगर अच्छा हो, 8th हाउस में हो,
तो बड़े शुभ रिजल्ट होता है, ऐसा बोला जाता है। ये जनरली हम सब ने सुना हुआ है, एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है। अब यहाँ पर ये समझिए कि सैटर्न अगर लॉजिकली अच्छा है तो कैसे वो अपना काम कर रहा है, इसको समझना है यहाँ पे। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि एट्थ हाउस में जब सैटर्न बैठा, और क्योंकि एट्थ हाउस जो है मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु, आप इस तरह से बोल सकते हैं क्योंकि ये शमशान का हाउस भी है। तो यहाँ पर उसने पूरे मृत्यु के प्रोसेस को इतना स्लो कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो सैटर्न ने अपना कारकत्व, ठीक है ना, कारकत्व मतलब एक सैटर्न जो है ना हॉरोस्कोप के अंदर तुला लगन के अंदर कारक ग्रह भी माने जाते हैं, एज वेल एज जो सैटर्न होते हैं वो फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली सारी बातें हमारे को समझनी है, और सैटर्न जो है एट्थ हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, आप देखिए कि किस तरह से ही जस्ट नॉक द डोर एंड केम बैक, मतलब एक डेथ को छू के वापस आना। तो ये सारी चीजें, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ चीजों को। अब जैसे कि आप यहाँ पर डिग्री सारी नोट कर लीजिए, आपको वृद्धावस्था, युवावस्था वो आपको पता लग जाएंगी इनकी, ठीक है ना। जैसे कि 0 से 8, फिर 8 से 21, और या 22 ले लीजिए, और 22 से फिर 30 तक का ले लीजिए। तो ये डिग्रीज नोट कीजिए, आपको प्लैनेट्स के बल यहाँ पे समझ आएंगे। थोड़ा और गहरे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि 14 फरवरी को बेसिकली अगर हम इंसिडेंट्स देखें, मतलब कौन सी महादशा चल रही थी, जिसे हम टाइम लाइन या काल चक्र बोलते हैं, उसको समझते हैं विंशोत्तरी दशा के थ्रू। लेट अस गो डीप नाउ। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मार्स की महादशा। पहली बात तो इट्स गोइंग ऑन, मार्स की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल अगेन लगन में पड़ा हुआ है, ठीक है। मंगल मार्केश भी है, मंगल सोर्स ऑफ डेथ भी है, ठीक है। इवन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सारे नोट कीजिए। फिर आगे और बढ़ते हैं तो मार्स के अंदर मरकरी का अंतर चल रहा है। ये देखिए 2016 में सैटर्न खत्म हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद मरकरी का अंतर चल रहा है, ठीक है। लेट अस गो मोर डीप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक ये तो प्रूव होगा कि मंगल की महादशा थी। बुध जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बुध की आगे प्रत्यंतर है, ठीक है, अंतर, सॉरी अंतरदशा है। एंड फर्दर अब मैं और जाता हूँ, अगर मैं गहरे में आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, गो डीपर। तो ये देखिए मैंने एक चार्ट और निकाल के रखा है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाय द वे, ये देखिए, अब ये हमारे को समझना है यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू कि मैंने आपको जैसे बताया मार्स की महादशा थी। यहाँ पर देखिए मार्स के अंदर, ठीक है, उस दिन मून जो है वो एग्जैक्टली ये मार्स, मरकरी एंड मून, ठीक है ना। आप ये देखिए यहाँ पे सन खत्म हुआ है, ठीक है, मार्स मरकरी सन खत्म हुआ है, ठीक है, मार्स मरकरी मून शुरू हुआ है। एंड इंसिडेंस टुक प्लेस, कब इंसिडेंस हुआ है आप ध्यान से समझिएगा, कि 14 फरवरी 2017, डेट को नोट कीजिए एक बार। अभी एक बार फिर से वापस चलते हैं। अब मैं एक बार एक चार्ट आपके सामने और खोलना चाहूंगा, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखिए कि यहाँ पे जो फेज चल रहा है वो चल रहा है मार्स, मरकरी, मून एंड सैटर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बहुत गौर से देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एक ये आप देख रहे हैं 5 दिन का जो एक स्पेसिफिकली गैप है, 11 फरवरी से लेकर 2017 के से लेकर ये 16 फरवरी 2017 तक। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि दोस्तों हमें ये देखना है कि सैटर्न ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया है। सैटर्न ने एंड ऑफ द डे एक तो लॉन्जेविटी प्रोवाइड करी। सैटर्न, आप ये भी पूछ सकते हैं कि सैटर्न ने बेसिकली इवेंट को क्यों नहीं डाला। बिकॉज इवेंट इसलिए नहीं डाला क्योंकि महादशा जो थी मंगल की थी, तो मंगल हियर वाज प्लेइंग हिज इट्स ओन क्रिटिकल रोल, जो उसने क्रिटिकल पूरी अवस्था पूरी कर दी। ब्लड शेड हो गया, काफी सारा खून निकल गया। तो इन चीजों को हमारे को देखना पड़ेगा। तो मार्स जो है वो प्रोमिनेंट था। फिर फर्दर अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो मरकरी कम्स। मरकरी की हम जब बात करते हैं तो आप ये देखिए कि 12वें घर का लॉर्ड है मरकरी। इसका मतलब वो घर से दूर थे, ठीक है ना। जो इंसिडेंस हुआ वो घर से दूर हुआ, ठीक है ना। अब 9वें घर का लॉर्ड भी है मरकरी, यहाँ पे देखिए ही गॉट द सपोर्ट ऑफ फॉर्च्यून, इनको अपने भाग्य का जो है साथ यहाँ पर मिला, ठीक है ना। फर्दर चलते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा आता है। नाउ वी टॉक अबाउट चंद्रमा। तो चंद्रमा को समझेंगे तो कर्म भूमि, लिब्रा लगन के अंदर बेसिकली चंद्रमा 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर एक जो
अभी जो भी मतलब एक पूरा इवेंट हुआ उसमें इनके इमोशंस भी इन्वॉल्व थे। दूसरा, वो अपने कर्म अपनी मतलब कर्म भूमि पे थे जब ये इंसिडेंट्स हुआ, ठीक है ना। और अब सैटर्न को मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, सैटर्न ने अपना रोल लेटर प्ले किया है, लेटर के अंदर जाके आई मीन टू से कि लॉन्जिविटी प्रोवाइड करी है सैटर्न ने, ठीक है ना। एज वेल एज जिस तरह के मैंने बताया कि दो इंसिडेंसेस और भी हुए हैं कोरोना के टाइम पे, दो बार टू टाइम्स मतलब सरफेस्ड बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर सैटर्न ने फिर से अपना रोल प्ले कर रखा है। तो ये सारी चीजें समझने वाली है कि वो जो ये 5 दिन का जो गैप है, ठीक है ना, क्योंकि ये गैप देखिए यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सैटर्न जैसे ही जाएगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना। तो सम हाउ सैटर्न प्लेड इट्स रोल, और फिर उसके बाद फिर से मरकरी आ जाएगा। तो जो आगे के जो दिन बीते थे, 14 फरवरी को इंसिडेंस हुआ, उसके बाद आगे के 2 दिन जो दे वर वेरी डेंजरस, दे वर वेरी क्रिटिकल। फिर विष योग क्रिएट हुआ, चंद्रमा में शनि का अंतर, अगेन इट क्रिएट्स अ विष योग काइंड ऑफ थिंग। एक इम्पैक्ट आ जाता है, पूरा योग नहीं हुआ बट इम्पैक्ट आता है उस चीज का। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस था हमारी तरफ से। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको डीप में ये सारी चीजें समझाऊं। और ये आप ये देखिए कि किस तरह से विमशोत्तरी दशा के अंदर इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इज गेटिंग ट्रिगर्ड साइड बाय साइड। आप देखिए कि कहाँ पे लाइक यू नो मंगल एक तरह से मिलिट्री वॉरफेयर युद्ध के अंदर, फिर मरकरी का रोल आया, भाग्य का सपोर्ट एंड लैंड फॉरेन मतलब एक तरह से अपने घर से दूर, ठीक है। देन चंद्रमा कम्स, कर्म भूमि, सैटर्न कम्स फर्दर। तो ये सारा एनालिसिस आपके सामने है दोस्तों। ये एक छोटा सा एनालिसिस था फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम चाहेंगे कि बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑडियंसेस जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, तो और कई मतलब लोग ऐसे हैं जो इसको देख के पढ़ते भी हैं। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये आपको एनालिसिस मैंने दिया है, ये आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ आ रहा है। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपको लगता है कि मंगल ने अपना रोल क्रिटिकली प्ले किया है? क्या मंगल वास्तव में एक तरह से इस तरह का ग्रह है जो कि तुला लगन वालों को अक्सर मुसीबत में डाल देता है? तो इसमें आपका क्या उत्तर होगा, आप बताइए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो ये महादशा का क्रम था, इस क्रम को जो मैंने आपको जो पूरी बातें समझाई, ये जो इवेंट्स थे, इसमें आपकी क्या विवेचना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या एनालिसिस है, अगर आप हमारे को 2 3 5 लाइनों में या 10 लाइनों में लिख के एक कमेंट के तौर पे बताना चाहें, तो अपना पूरा एनालिसिस बताइए, so that we can have a fair idea about your knowledge also, and as well as we can understand your thought process also. So दोस्तों, ये था हमारा आज का शास्त्रार्थ। और कोई भी किसी भी तरह का अगर आपके प्रश्न है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट्स। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा।